अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है भाई? अब कैलकुलेशंस कोई अच्छा चले अब हम पहले भाई सपना जो हमने बरकरार रखा हुआ था ना अपना कि ये हो जाएगा, तो वो पूरी अलिफ लैला की कहानियाँ पूरी और फॉर अ वाइल हमें लग रहा था जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो होता चला जा रहा है, लेकिन इट हैड टू कम टू अ स्टॉप। लेकिन ये मानना होगा कि श्रीलंकन्स ने बहुत अच्छा खेला हमारे जज्बात से, और जो उम्मीदें थीं श्रीलंकन टीम से वो उस पर पूरे न उतरे, और न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और अब जो अगर मगर है वो बहुत ही ऐसा बन गया है कि वो अनरियलिस्टिक सा है, मगर हो गया है, क्योंकि वो अब नहीं होगा। पहले तो चले होता चला जा रहा था, और जो आप कह रहे हैं श्रीलंका ने हमारे जज्बात के साथ खेला, दे वर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर अस। हम पता नहीं क्यों ये डिपेंड करना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो इस तरह हो जाए तो इस तरह, ताकि हमें फ़ायदा हो। हमें अपना फ़ायदा खुद करना है, सो वी डिड नॉट। और हम ये तो हम वैसे बात करें, लेकिन कुछ नहीं बदला पिछले 4 साल में। 4 साल पहले जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे सरफराज अहमद की क़यादत में, ऐसी सिचुएशन थी, कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हैं, और फिर दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे। उस वक्त भी एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन में हमें न्यूजीलैंड के रन रेट से मुकाबला करना था, और बांग्लादेश को 2019 में 316 रन से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनानी थी, जो नहीं हो सका। तो 4 साल बाद आज 287 रन से हराना है इंग्लैंड को। तो 4 साल में हमने सीखा क्या? हम एग्जैक्टली उधर ही हैं, जो कि आपने बड़ा अच्छा याद दिला दिया है। सो वी आर राइट देयर। 4 साल गुजर गए हैं, हम उधर ही फंसे हुए हैं, और वो मगर वाली सिचुएशन जो हो गई है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स कि हम थोड़े से आगे जा सकें। भाई सॉरी, हर कोई अपने अपने लिए खेलता है, और हमारा अब ये हाल है। अच्छा खेल रहा है इंडिया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है अब तक, और 2015 में भी वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, 2019 में भी पहुंचे थे, इस दफ़ा भी वो सेमीफाइनल में है। माजी का उनका रिकॉर्ड कहता है कि वो सेमीफाइनल में बड़े इवेंट में हार रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि क्रिकेट ऐसा खेल होगा? के आगे आते हैं। हम हमेशा अगर मगर बारिश, ये कल भी बारिश का इतना इंतजार कर रहे थे हम, किसी तरीके से बारिश हो जाए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंतजार कर रहा था, नहीं तो लेकिन फिर नहीं हुआ। 80% बताया था ना कि बारिश, तो ऑब्वियसली जब कोई कह रहा है कि 80% चांसेस हैं कि होगी बारिश, तो हम तो उस पे बैठ गए थे ना कि बस हो गया फिर हमारा काम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक वर्ल्ड कप 92 का अगर मगर से जीत गए हैं, तो हमें लगता है दुनिया का हर इवेंट, हर बड़ा टूर्नामेंट हम ऐसे ही जीतेंगे कि कोई हारेगा, कोई जीतेगा, क्योंकि 92 में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि चांस कोई हमारा खास था नहीं, लेकिन वही अगर मगर वाली सिचुएशन में था। एनीवे, आगे अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना होगा कोई अराउंड 287, ऑलमोस्ट 300 रन से, वाइल बैटिंग फर्स्ट, और अगर तो वो बाद में आते हैं फिर अगर मगर हो गया, अगर बैटिंग नहीं आती हमारी तो हम आउट हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी एक और होप दे रही थी। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ कि अगर हम 300 बनाते हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो इंग्लैंड को 13 रन पर आउट करना होगा पूरी टीम को। इस पे जरा पॉज कीजिएगा। 400 बनाते हैं तो 112 रन पर आउट करना होगा। 13 ओवर्स में, यू मीन 13 रन पर। अच्छा बस छोड़ दो ना, फिर आगे चलते हैं। बाकी अब्दुल माजिद भट्टी और सिकंदर बख्ती हमारे साथ मौजूद हैं। बात इतनी फैंटास्टिकल हो चुकी है कि इसको छोड़ दें अब सारे। भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। थैंक यू गाइस। आज हम रोज़ कोई ना कोई अपने लिए तरीका निकाल ही लेते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। आज कोई नहीं हमारे पास। सिकंदर, आज हम मान जाएं कि बस हमारी गेम ओवर हो गई है? हाँ, कल मैं प्रोग्राम में कह रहा था, उन्होंने पूछा कि जी आप अब पाकिस्तान की टीम क्या पहुंच सकती है? मैंने कहा नहीं, कलकत्ता नहीं, लाहौर जरूर पहुंच सकती है हमारी टीम। तो देखें, जो चैंपियन टीमें होती हैं वो इस तरह अगर मगर से नहीं खेलती, मगर अनफॉर्चुनेट है कि हम खुद, हमारी जो पूरी नेशन है, शायद हम इसी अगर मगर के चक्कर में लगे रहते हैं। हमने अपनी गलतियां खुद की हैं, हमने फखर को थ्रू आउट नहीं खिलाया। सब कहते रहे कि उसको खिलाओ, आखिरी मैच में खिलाया उसने, जो है उसमें दिखाई झलक कि शायद उसमें वो चीज़ें हैं। अब पता नहीं कि आगे चलकर होती नहीं होती, मगर उसने झलक दिखाई, वो हमारी गलती थी। उसी मैच में मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ, कोई इस बात का जिक्र ही नहीं करता कि हमें 28 ओवर में वो मैच खत्म करना था ताकि हमारी एवरेज अच्छी हो जाए। फखर मारे जा रहा था, तो बाबर को खेलने के लिए क्या जरूरत थी आने? उसने आके 11 बॉलों में या ऐसे कुछ, मैं भी पूरा डेटा निकाल लूंगा कि कितने 11 बॉलों में 8 रन किए, या तो वो उसको नहीं आना चाहिए था। उसको फखर को आना चाहिए था, ताकि वो आके वो एक छक्के मार के मैच जल्दी खत्म करता, हमारी एवरेज बेहतर होती। ये सारी गलतियां जो हैं वो हमारी हैं। हम वनडे 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे थे, और सारे लड़के अमेरिका में, कनाडा में, और वो एजेंट साहब जो है तला साहब, वो भी वहाँ पैसे बना रहे थे, इसलिए कि उन्होंने सबका कॉन्ट्रैक्ट कराया हुआ था, सबका कमीशन वो खा रहे थे। किसी को नहीं फिक्र थी कि हम वर्ल्ड कप में
50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सारे जो है 10 ओवर की क्रिकेट और 20-20 क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये हमारी तैयारी है और उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। हमारी परफॉर्मेंस का हाल जो है भट्टी साहब आपसे पूछना है कि ये वर्ल्ड कप से पहले ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली अगर आप एशिया कप में जो उससे पहले चल रहा था उसमें भी हमें नजर आ गया था कि एशिया कप में जब इंडिया से आ रहे हैं 228 रन से, तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस शेक हुआ था या हमारी परफॉर्मेंस ऑफ हो गई थी, लेकिन उसके बाद से हम एक्चुअली रिकवर कुछ खास नहीं कर पाए। बिल्कुल हुमा, यही सूरत हाल है कि वो जो 228 रन की हार थी उसके बाद वो मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम के लिए पहला झटका था, लेकिन उस झटके के बाद पाकिस्तान टीम संभल नहीं सकी। हालांकि एशिया कप से पहले तो जितने एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान वन ऑफ द फेवरेट्स है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का सबसे मुश्किल बॉलिंग अटैक है। लेकिन इस टूर्नामेंट में भी आप देखें कि हमने पहले 2 मैच जीते, पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ, फिर श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन उसके बाद हम 4 लगातार मैच हार गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की जितनी क्लास थी वो मुबश्शिर हाशमी की मौजूदगी में जरा शेर कहते हुए डर लगता है, क्योंकि इनको ज्यादा अशार आते हैं। वो शायर ने कहा था ना कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तो पाकिस्तान टीम की ये कहानी आज की नहीं, अगर हम पिछले 6 वर्ल्ड कप देख लें 2003 से अब 2023 तक, 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, हुमा और मुबश्शिर के पाकिस्तान 5 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका और लगातार ये तीसरा वर्ल्ड कप है जिसमें हम सेमीफाइनल नहीं खेल सके। कल हम यहाँ पर कलकत्ता में जो सौरव गंगोली हैं, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान टैलेंट से भरपूर है लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में भी एक जमाने में मसला था, लेकिन आज इंडिया में सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप देखें कि इंडिया की टीम हर फॉर्मेट में ऊपर जा रही है। अब देखें ना हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब अनफॉर्चुनेटली इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन उसने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक सिस्टम बनाकर क्रिकेट बोर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना हमारी कब बनेगा ये सिस्टम कब बनेगा सिकंदर? जिस तरह भट्टी साहब बात कर रहे हैं, 20 साल से हमारी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। 2019 ले लें, 2015 ले लें, अभी भी ऐसा होगा, टीम वापस आएगी, तहकीकाती कमेटी बनेगी, इस्तीफे आएंगे, स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा, रिपोर्ट तलब कर ली जाएगी, फिर क्या होगा? और बिसाइड्स हम ये हमारी जो पीसीबी है उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन टू दिस मैस के बारे में तो पिछले कुछ दिनों से बात कर ही रहे हैं। तो ओवरहॉल होना ये सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर नहीं है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर जो है पीसीबी में बदलना है। नहीं, देखो जब भट्टी साहब ने बात बोली है ना कि हमें तो अपने क्रिकेट बोर्ड का ही नहीं पता होता, वहाँ पे ज्यादातर सारे केयर टेकर होते हैं। और पिछले दिनों तो यही रहा, पहले मानी साहब आए, देखें सिस्टम हमारा जो पहले अच्छा खासा था, जब हम खेला करते थे उसमें क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, पैटर्न ट्रॉफी होती थी, ब्रेक थ्रू होती थी, एक सिस्टम बना हुआ था। हमने उसको चेंज किया आके नए पाकिस्तान के अंदर के जी हम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेके आएंगे, खेलेंगे पाकिस्तानी मगर होगा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का। तो उसने सारा हिला के रख दिया। अब ये है कि क्रिकेट बोर्ड में भी टेम्परेरी तौर पे जो है सब केयर टेकर आ रहे हैं। अब वो बताइए कि 3 महीने के अंदर ज़का साहब क्या करेंगे? ज़का साहब जो है उनका ताल्लुक जिस पार्टी से है, अगर वो नहीं जीतती तो वो वापस नहीं आएंगे। उसके बाद फिर नया बंदा आ जाएगा, जो पार्टी जीतेगी वो अपना बंदा लेके आएगी। तो हमारा जो सिस्टम है वहीं का वहीं फंसा रहेगा। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम जो पाकिस्तान की करता धरता है कि भाई क्रिकेट बोर्ड को एक सॉलिड किस्म का एक सिस्टम दे दें, क्रिकेट बोर्ड स्टे करे। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे पहला रूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाना है, अगर पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को बचाना चाहता है कि हर लड़का 4 रोज की क्रिकेट खेलेगा। जो लड़का ये कहेगा कि नहीं जी मैं तो व्हाइट बॉल का क्रिकेटर हूँ, मैं 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वो पीएसएल भी नहीं खेले। उसको आप पीएसएल में भी उसको इंडक्ट ना करें, साफ कह दें। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि जितने लड़के हैं मैंने अपनी जिंदगी में देखा है सिर्फ पैसे की मार खाते हैं, पैसा इनका आप रोकते ये सब सीधे हो जाते हैं जलेबी की तरह।
तो आप अगर क्रिकेट बोर्ड इस क्रिकेट को बचाना चाहता है तो सबसे पहले ये कानून बना दे, अगर है हिम्मत उनमें, कि हर लड़का खेलेगा 4 रोजा क्रिकेट और नो PSL। ये तो खैर सिकंदर आपकी ऑब्वियसली सजेशन है, बहुत सी और चीजें जो ऐसे होनी चाहिए। भट्टी साहब, हमने तो इस टूर्नामेंट में देखा है कि हमारी टीम के लिए 50 ओवर पूरे करना इट बिकम्स अ चैलेंज एंड हाफ। मतलब उसमें वो क्या रन्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर सकते। और पिछली पूरा अगर आप रिकॉर्ड देखें, इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मुश्किलों से 43.5 ओवर पे पहुंच गए, 42 ओवर्स पे पहुंच गए। वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। हमारा रन रेट तो वैसे ही नहीं मैच करेगा किसी के साथ। हुमा, हमारे लड़के जो हैं, ये जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, यही मसला है कि हम सारा साल 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ PSL खेल रहे हैं, नेशनल T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, फिर दुनिया भर की लीग्स हम खेल रहे हैं। जब तक हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं जाएंगे, अब आप देखें पिछले दिनों फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हमारा खत्म हुआ, इस करंट टीम का मुझे नहीं याद पड़ता कि ये जो 18 लड़के इस वक्त इंडिया आए हुए हैं, इनमें से किसी एक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो। और एक लड़का हमारा साइम अयूब, जिसने PSL में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, कैरिबियन लीग में बहुत अच्छा खेला, कल उसने नेशनल वनडे टूर्नामेंट में 176 रन बनाए, लेकिन साइम अयूब को हमारे सिलेक्टर्स की नजर ही नहीं पड़ी कि भाई इस टीम में डाल लें। हमारे यहाँ असल में टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन पास्ट में होता था टैलेंट को परखने वाली आंख जो थी ना, वो टैलेंट तलाश करके वकार यूनुस को कहीं किसी ने देखा, अचानक लेकर आ गए, तौसीफ अहमद नेट्स पर गए, टेस्ट मैच खेल गए, तो वो आंख नहीं है। और हमारे यहाँ लोग हार से डरने, मतलब while going into this tournament हम फिर क्यों कहते हैं कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हम तैयार हैं, अगर हम खेल ही नहीं रहे, ODI हम सिरे से खेल ही नहीं रहे, लीग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड एवरीथिंग एल्स जो कि 20 ओवर्स वाली है, हम फिर किस बेसिस पे कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर दिस, जब हम लिटरली उससे डबल ओवर्स खेलने पड़ जाएं तो वी आर ओवर, हमसे होता ही नहीं है। देखिए हुमा, हमने कमजोर टीमों के खिलाफ वनडे सीरीज जीत कर हमारी टीम नंबर 1 बन गई। जहां हमें मुश्किल टीमें मिली, जिस तरह एशिया कप में इंडिया मिली, श्रीलंका मिली, उन सब ने हमें हरा दिया। तो हम जो है वो अब क्या परफॉर्म कर रही है, जी हाँ, और अब रैंकिंग की बुनियाद पर हमने कहा जी बाबर आजम, किंग बाबर आजम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। भाई हमारे लिए प्राइड है, बाबर आजम वर्ल्ड रैंकिंग में उनको नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, आज लोग दुनिया के जो बड़े बड़े बैट्समैन या प्लेयर्स हैं उनको इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया हुआ है। बाबर आजम ने अनफॉर्चुनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपकी कल सौरव गांगुली से मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने दौर में महेंद्र सिंह धोनी को बैकअप के तौर पर रेडी किया था। फिर हमने देखा कि सचिन ने अपने होते हुए विराट कोहली को रेडी किया, विराट कोहली अपने होते हुए शुभमन गिल को रेडी कर रहे हैं। ये जो एक कल्चर है, ये एक स्ट्रक्चर विद इन टीम भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारे यहाँ बाबर आजम ने अपना कोई बैकअप नहीं बनाया, नसीम शाह इंजर हुआ तो उसके बाद कोई उसका बैकअप नहीं था हमारे पास, हसन अली को दोबारा वापस ले आए। ये वाले इस स्ट्रक्चर पर काम करने की भी हमें वैसे ये थोड़ा सा हमारा नेशनल कल्चर भी है कि हम अगले को तैयार नहीं करते हैं। मुबशिर, मैं एक छोटी सी मिसाल इस टूर्नामेंट की दे दूं वर्ल्ड कप की, कि फखर जमान ने जब 81 रन बनाया अगेंस्ट बांग्लादेश यहाँ ईडन गार्डन्स कलकत्ता में, उन्होंने खुद आके कहा कि भाई मेरी इंजरी थी घुटने की, लेकिन इतनी खराब इंजरी नहीं थी कि मुझे पाकिस्तान टीम में ना खिलाया जाता, लेकिन चूंकि बाबर आजम के दोस्त थे इमामुल हक, तो उन्होंने इमामुल हक को प्रेफरेंस दी, फखर जमान को नहीं खिलाया। और फखर जमान जब 2 मैच खेले उन्होंने मैच पलट दिया। तो हमें जब तक गैर जानिबदार होकर सिलेक्शन हम नहीं करेंगे, हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान टीम में नहीं लाएंगे, दोस्ती यारियों को निभाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान टीम खड़ी नहीं हो सकती। अब आप देख रहे हैं विराट कोहली इस वक्त इंडिया के कप्तान नहीं है, लेकिन कहीं हमें पेप टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो अपने कप्तान को मशवरा देते हुए नजर आते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रोहित शर्मा को भी मैंने कई इंटरव्यूज में सुना है कि मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी टीम में विराट कोहली जैसा प्लेयर मौजूद है। हमारे यहाँ कि जी मैं कप्तान हूं तो सब कुछ हूं, अगर मैं कप्तानी मुझे नहीं मिलती तो मेरे लिए फिर पाकिस्तान टीम की कोई अहमियत नहीं है। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस जब तक हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट फिर इस तरह के साने हमें फ्यूचर में भी मिलेंगे। और हमने अपनी क्रिकेट पे काम करना बंद कर दिया। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आगे भी बात होगी।
अब ये है कि इस पर हम मजीद कितनी बात कर सकते हैं, हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश नहीं, और फिर हम जो मोड़ मोड़ के ये हो गया तो वो होगा, वो खत्म होते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही रहा तो 4 साल बाद भी यही होता रहेगा। अच्छा, अब हम जरा किसी बेहतर चीज़ की बात करते हैं, बिकॉज वी रियली नीड टू गेट ओवर ये क्रिकेट में जो हमारे साथ हुआ है, और शायद हमने थोड़ा सा अपने साथ किया भी है, तो थोड़ी सी ज़रा। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं, हम बात करते हैं कि जो अपनी सकाफत और तारीखी विरसे के जरिए बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला कमा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ हर तरह का सकाफती रंग है, जोग्राफियाई महल वक़ू है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कंदहारा जैसी 1000 साल पुरानी तहजीब भी मौजूद है। मुगलिया दौर की तारीखी इमारतें और दीगर दिलचस्प तारीखी विरसा भी सयाहों को अपनी तरफ खींच सकता है, और अगर कोशिश की जाए तो सयाह और ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी क्रिकेट वाली कोशिश ही है, क्योंकि ये वाली वो कोशिश है जिस पे हम बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं और चाहते भी हैं, और जब लोग आते हैं बाहर से और हमारे मुल्क की खूबसूरती देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट लगता ये है कि हिडन ट्रेजर है। हम इतना हिडन रखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दुनिया आए, क्योंकि इसके फ़ायदे हमें बहुत होंगे। जमाल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ये भी अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, आपने सारी सुनी। क्या कल्चर प्रमोट करना, खूबसूरती, टूरिज़्म, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है? मेरा ख्याल है हेरिटेज और कल्चर के भी क्रिकेट से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हाल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक बहुत ही एनविएबल कल्चरल हेरिटेज का मालिक है। 9,500 साल पुरानी हमारी सकाफ़त है। अगर हम महरगढ़ से शुरू करते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, गंधारा वगैरह वगैरह, ज़बरदस्त विरसा हमारे पास मौजूद है। हम कस्टोडियन हैं एक बहुत ही बेहतरीन एनविएबल इंडिजिनस कल्चर नैरेटिव के। लेकिन ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक कल्चर या हेरिटेज जो है प्रायोरिटी के तौर पे नहीं समझा गया है, नहीं लिया गया है। जब तक इसको एक नेसेसिटी ना समझे, अटमोस्ट नेसेसिटी, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सेक्टर है ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसकी जो सलाहियत है, पोटेंशियल है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। बावजूद इस टूटे फूटे सिस्टम के पाकिस्तान अट्रैक्ट करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्रीज एज फार एज हेरिटेज एंड कल्चर इज कंसर्न। हमारी वो केयर टेकर सेंटिमेंट की या केयर टेकर सिंड्रोम की बात हो रही थी। वाकई ये केयर टेकिंग सिंड्रोम से निकलना चाहिए, एक परमानेंस की तरफ आना चाहिए, और हमें सिस्टम्स बनाने चाहिए। हमारा जो हेरिटेज है, अगर हम इसको प्रमोट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और पब्लिश करते हैं सेंसिबली, तो इट कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द द क्या सब लेके बात वहीं आ गई फिर से, वो थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, लेके अगर मगर वाली बात है। वी हैव रॉ ब्यूटी, वो तो हम सारे उससे आप कह रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, दैट्स राइट, लेकिन वी नीड टू काइंड ऑफ मार्केट इट एज वेल, अट्रैक्ट पीपल टू कम दिस वे। मतलब वो हमारे लिटरली हमें छोड़ के इर्द गिर्द आ जाते हैं, लेकिन हम शायद उनको वो ऑफर नहीं कर रहे। मे बी, आई डोंट नो, कंफर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्या चीज़ है जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्कैंटी तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो बहुत ही लिमिटेड मैंडेट हमें मिला चंद महीनों का, इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर्चुनेटली मैं उस फील्ड से हूँ। आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब वगैरह कहा, तो मेरे ऊपर खासा बर्डन है कि मैं कुछ चीज़ें दुरुस्त करूँ। तो इस वक्त मैंने सिर्फ 3 इनिशिएटिव्स अपनी मिनिस्ट्री में उठाए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव जो है, उसमें से जो बच्चों का एजुकेशनल मैटर है, वो तमाम ज़ुबानों का कलेक्ट करके वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ब्यूटीफुल वीडियोस, एनिमेशंस एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स, ताकि बच्चे हमारे जो है वो सिचुएट हों। इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं, चाहे वो जिस भी क्लास के हों, उनको अंग्रेज़ी की हर राइम याद है, हर इडियम याद है, हर टंग ट्विस्टर याद है, पैराबल याद है, अपनी ज़ुबानों का कुछ याद नहीं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े खला के साथ जवान हो रहे हैं। जब ये इस खला के साथ जवान होंगे तो वो खला भी मज़ीद फैलता जाएगा और वो एट बेस्ट ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका कल्चरल तशख़्ख़ुस जो है, शनाख्त जो है वो मज़बूत हो। आपकी अगर कल्चरल शनाख्त मज़बूत होगी तो कौमी शनाख्त भी बन सकेगी मज़बूत। और ये वो फील्ड है कि वो सिर्फ ये नहीं कि टूरिस्ट अट्रैक्ट करे, ये फील्ड अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी जानिब और इंगेज करता है इंटीमेटली, ताकि हमारे लोग जो हैं वो वाकिफ़ हों कि वो किस हेरिटेज के मतलब रूटेड हो, सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो फॉर द कंट्री, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर। लेकिन सर जमाल शाह साहब, ये कहना भी कि सयाहत का जो शोबा है वो कहीं ना कहीं सियासत के
नज़र हो गया है और यहाँ पर भी वो चीज़ आ गई कि एरियाज़ डिवाइड हो गए हैं कि कोशिश उस तरह नहीं की गई। सियासत की तो बात नहीं करूँगा कि सियासत की नज़र हो गया, लेकिन इनकॉम्पिटेंस की नज़र ज़रूर हो गया और उसकी वजह जो है वो अब्यूज़ ऑफ मेरिट है। जब आपकी समझ सही नहीं होती तो अब्यूज़ ऑफ मेरिट फरावानी से हो रहा होता है। किसी भी इदारे का सरबरा अगर आप इर्रेलेवेंट बंदे को लगा दें, सिफारशी को लगा दें, तो वो इदारा बिल्कुल तबाह हो जाता है। क्रिकेट को लें, दूसरे को लें। तो आसान अल्फाज में आपने अब सिंस आपने वजारत की संभाली है, कितना काम हुआ कितना काम होना बाकी है और कितना एफर्ट करनी होगी आने वाली हुकूमतों को? बहुत कम काम हुआ है। जो हुआ था वो डेवोल्यूशन की नज़र हो गया 2008 में, ख़ास तौर पे कल्चर और एजुकेशन में। मेरे दोस्त से जो इन्वॉल्व थे इसमें, ये डेवोल्यूशन के प्रोसेस में, मैं उनसे कहता रहा कि कल्चर और एजुकेशन को छोड़ें, बाकी तमाम करें। लेकिन जब ये डिवॉल्व हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान हेरिटेज को हुआ प्रोविंसेस में। उनकी कैपेसिटी नहीं थी और वो कैपेसिटी अब तक नहीं बन सकी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं उनके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बनाएं मिलजुल के कि हमारी कैपेसिटी म्यूजियोलॉजी में, म्यूज़ियम्स में, विजुअल आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में बढ़े और हमारे यहाँ एक कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब 24.5 करोड़ आबादी के मुल्क में सिर्फ 150 सिनेमाज हैं। उनमें भी 80% ऐसे हैं कि जिसमें आम पाकिस्तानी जो है गरीब मिस्कीन वो घुस ही नहीं सकता। तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री कैसे बनेगी? इस मुल्क को कम से कम 4000 सिनेमाज चाहिए। उनमें भी ज़्यादातर वो सिनेमाज हों कि जिसमें आम आदमी टिकट लेके तो फ्री एंजॉय कर सके। वुड यू अग्री कि इसमें थोड़ा सा हमें माइंडसेट्स और थॉट प्रोसेस जो लोगों की होती है, रुझान जो होता है, उससे भी थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा? बिकॉज टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द सिनेमास जो आपने कहा है, बहुत सी दुनिया है वो तो इसको, बहुत से लोग हैं जो इसको अच्छा भी नहीं कोई ख़ास समझते। दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट इसको कल्चर के साथ भी जोड़ दिया जाता है, मज़हब के साथ भी जोड़ दिया जाता है कि ये इस किस्म की एंटरटेनमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। तो हमें वो जिस किस्म की तरफ उनकी नज़र मरकूज़ है वो उनकी नज़र का कसूर है। एंटरटेनमेंट जो है वो अपनी जगह ना बुरी है ना अच्छी है। yes. आप अगर अच्छा सिनेमा बनाते हैं, अच्छी तफरीह मुहैया करते हैं, तो वो न सिर्फ आपको एजुकेट करती है बल्कि मोटिवेट करती है टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, टूवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू योर। इंडिया की मिसाल लें, इंडिया की तरक्की में मेरी नज़र में 50% रोल उनके सिनेमा का है। बिल्कुल। और उस सिनेमा को किन्होंने तरवीज दी, बढ़ाया आगे? उनके लीडरशिप ने। इसलिए कि उनको उनका पोटेंशियल का पता था। सारी दुनिया क्यों इस तरफ आ रही है? सारी दुनिया हेरिटेज और कल्चर को क्यों प्रमोट कर? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना अपने हेरिटेज और कल्चर में कर रहा है, जिसका कल्चरल नैरेटिव कभी टूटा ही नहीं। हमारा कल्चरल नैरेटिव तो हर 5 साल बाद या 10 साल बाद टूटता है और फिर बदलता है, उसको फिर प्रूफ करना पड़ता है कि इस तरह तो था ही नहीं। कहा कि लोगों की एक तस्वर है कि ये तफरीह जो है ये गलत है, गैर इस्लामी वगैरह। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका सेंसर बोर्ड सेंसिबल होना चाहिए, क्रिटिकल कंटेंट को वो ना काटे। फजूल जो बेहयाई है, बेहुदगी है, वो ज़रूर, इसलिए कि बेहयाई या बेहुदगी आर्ट नहीं है। बेहयाई बेहुदगी स्लिप थ्रू कर जाती है। जो कंटेंट चाहिए होता है वो हमने देखा है ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर आपका बोर्ड जो है वो डिसर्निंग ना हो, जाहिर है वो बेहयाई को छोड़ देगा, क्रिटिकल कंटेंट को या जेन्युइन कंटेंट को ही नज़र में रखेगा। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने इदारे हैं इनमें इंडक्शन जो है वो ऑथेंटिक हो, रेलेवेंट हो, अब्यूज़ ऑफ मेरिट ना हो। अब्यूज़ ऑफ मेरिट अगर ना हो तो चाहे वो सियासी पार्टियां हों या सरकारी इदारे हों या गैर सरकारी इदारे हों, सबके सब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जमाल साहब, जिस तरह हमने 2-3 नाम लिए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गंदहारा, इन पर हमने देखा बाहर मूवीज़ बन चुकी हैं और इस कल्चर को और इस सकाफ़त को वहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन जब यहाँ पर लोग जाते हैं, ऑब्वियसली वो वाली सहूलियात नहीं है, वो देखने के मौके कम से कम है। तो इसके लिए ये अगर पर्टिकुलरली इन 3 जगहों की बात की जाए तो आप लोग हंगामी तौर पे क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं जब DGPNCA था तो मैंने मेहरगढ़ पे एक नया रक्स कोरियोग्राफ कराया, उसको बाकायदा लिखा, उसकी सिनारियो मैंने लिखा और उस पर तहकीक की, अच्छे लोग एम्प्लॉय करके म्यूज़िक बनाया और डांसर जो थे कोरियोग्राफर वो इसमें कॉस्ट्यूम्स बने। इसी तरह अब अगर मुझे मज़ीद मौका मिलता है, मौजूदारों पे भी होगा, हड़प्पा पे भी होगा, गंधारा पे भी होगा, और हमारे जो लोकल बैलेड्स हैं, लेजेंड्स हैं, हीर रांझा,
ये जितने तमाम इलाकों के, इन सब पे हमारे सूफिया पे बड़े ज़बरदस्त ऑपराज बन सकते हैं, प्रोग्राम्स बन सकते हैं, इकबाल पे शिकवा जवाब, और यकीनन अगर इस तरह आप लोग कोशिश करेंगे तो ये सयाहों के लिए I wish we could have carried on this conversation, but this is all the time we have. और in your case शाह साहब, हम चाहते हैं, हम विश करते हैं कि मैंडेट जो है ना, मुद्दत आपकी ज़रा बढ़ जाए, because your ideas are amazing. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंडेट बढ़े, इसलिए कि I'm a believer of democracy. Yes. No, we get that. बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब for being with us. और पता है ना कि लाहौर समेत स्मॉग से मुतासरा अजला में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो रहा है, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है और लाहौर समेत स्मॉग से मुतासरा अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाजत दे दी है। एक सेकंड, स्टॉप, व्हाट लॉकडाउन इज दिस? अगर बाजार खुल रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, नॉट सो स्मार्ट आफ्टर ऑल, मतलब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। लेकिन इसके बायस खदशा है कि अवाम मामूल की तरह घरों से बाहर निकलेंगे। कल यौम इकबाल की तातील के बावजूद स्मॉग कम ना हुई। लाहौर छुट्टी के बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद तक दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार पाया और मुख्तलिफ बीमारियां, सांस, दमा, नज़ला, जुकाम, खांसी, बहुत कुछ, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और माजी में भी हुकूमतें ताजरों के दबाव में आती रही हैं। टैक्स का मामला हो या बिजली की बचत, ताजर आखिरकार अपनी मनवा कर ही छोड़ते हैं और स्मॉग जैसे अहम मामले पर भी पंजाब हुकूमत दबाव में आ जाती है। अच्छा, ये आपको ये बता दें, इसमें भी आपने प्रेशर लेना है तो फिर आप कहीं ना कहीं तो अपना रोल प्ले कर इस टॉपिक पे जो ताजिर जो अपनी मनवा लेते हैं ना, इस पे हम कुछ सालों से इसी फोरम पे बैठ के बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या उनका इन्फ्लुएंस है कि वो नहीं मानते और वो नहीं मानते, तो ये हमेशा ही हो जाता है। अच्छा, कुछ देर पहले के मनाजिर भी हम स्क्रीन पर दिखा दें। ये बारिश हुई है, हल्की हल्की मौसम अच्छा हो गया है, तो स्मॉग कम हुई है लाहौर में। ये लाहौर के मनाजिर हैं, गुजरावाला के भी मनाजिर आपको दिखाएंगे और गिरदुनवा के, जहाँ पर हल्की बारिश के बाद स्मॉग कुछ कम। और इस वजह से लाहौर जो है ना, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूरा एक जो होता है 9वें नंबर पे आ गया। कराची तीसरे नंबर पे है, लाहौर 10वें नंबर पे चला गया, ओनली ऑब्वियसली बिकॉज बारिश हुई है और स्मॉग जो बैठ गई है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन तो आपको बताना ही होती है। सुहेल इमरान हैज जॉइंड अस फ्रॉम लाहौर। सुहेल, बताएं क्या हो रहा है, लाहौर का क्या हाल है? लाहौर के शहरियों ने आज सुख का सांस लिया और यही वजह है कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, और क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ्ते जो हैं वो बड़ी अजियत में गुजारे हैं, और अजियत की वजह कुछ और नहीं थी बल्कि स्मॉग थी और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से उन्हें कई किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। और फ़ज़ाई आलूदगी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हुकूमत को भी एमरजेंसी का नफाज करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ा मुख्तलिफ अजला में, और उसमें कुछ तरामीम भी की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी के बावजूद इतना ज़्यादा कमी नहीं आई थी फ़ज़ाई आलूदगी में, लेकिन आज गैर मामूली तौर पर जो है वो कमी आ चुकी है। और उसकी वजह यही है कि लाहौर में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है, और लग अब ऐसे रहा है कि सर्दी जो है वो मुकम्मल तौर पर अब आ चुकी है, स्मॉग का खात्मा हो जाएगा। और यही महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई भी की गई थी कि जो ही लाहौर में और उसके गिरदनवा में बारिश होगी तो उससे स्मॉग का खात्मा हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं वो बिल्कुल उसी तरह जारी रहेंगे। आज थोड़ी सी नरमी की गई है और उसमें बाजार खुले रहेंगे, लेकिन तालीमी अदारे और दफातर उसी तरह बंद रहेंगे। ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी दुकानें हैं जिसमें ग्रॉसरी वगैरह हैं वो भी खुली रहेंगी, मीट आपको मिलता रहेगा, फार्मेसी खुली रहेगी। लेकिन अगले जो 2 रोज़ हैं, हफ्ता और इतवार का, उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से यही ऐलान किया गया है कि मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो इतलाक होगा। जी, वैसे लाहौर के स्मॉग के मसले ना हो तो कितना खूबसूरत है लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पीछे मतलब खूबसूरत है। मौसम कितना सुहाना है लाहौर। मुबशर, मैं ना ऐसी बातों में ना मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर इन कराची होपिंग के फॉर इट टू रेन अ लिटिल बिट। सोच भी नहीं सकता कि एक दिन पहले स्मॉग से क्या हाल था और क्या प्यारा मंजर। भाई हवा चल रही थी, सुहेल इमरान के वो बाल जो हैं थोड़े से वो हिल रहे थे इधर उधर, तो वो बड़ा अच्छा माहौल था। और डेफिनेटली अगर तो आप लोगों ने लाहौर को बारिश में देखा हुआ है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल शहर वैसे ही। और फिर ऑब्वियसली आलूदगी वगैरह हो जाती है, टेंशन, लेकिन जब धुल जाता है, जिस तरह सुहेल बता रहे हैं कि सर्दी भी आ गई है, about time too, we are in the middle of November। गुजरावाला में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं राना अंसर से। राना अंसर, गुजरावाला की क्या सिचुएशन?
अजी सबसे पहले तो गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। सुबह सवेरे से शहर में हल्की बारिश हो रही है, जिसका सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बारिश की वजह से मौसम एकदम से तब्दील हो गया है। शहर में पिछले कई रोज से स्मोक के जो स्याह बादल छाए हुए थे, शहरियों का सांस लेना तक दुश्वार हो गया था, तो वो बादल छट गए हैं। उसकी जगह से आज के दिन का जो आगाज़ है वो हल्की सर्दी का एहसास दिलाता हुआ एक खुशगवार दिन है। गुजरांवाला एक सनती शहर है जो स्मोक से पिछले कई रोज से शदीद मुतासर था। यही वजह है कि शहर में इस वक्त हेल्थ एमरजेंसी नाफज है। दफ़ा 144 का भी नफाज है। गुजरांवाला शहर के आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, सरकारी दफातर में छुट्टी है और इसके साथ साथ तमाम प्राइवेट जो फैक्ट्रियाँ, कारखाने, सनतें हैं उनको भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। शहर में जो स्मार्ट लॉकडाउन पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है वो 2 रोज़ा है, यानी कल हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन होगा, लेकिन आज जुमे का रोज़ है और जुमे में जो दुकानें और बाज़ार यहाँ की है वो पहले ही बंद रहते हैं। तो इस वक्त शहर की तमाम दुकानें, बाज़ार वो भी बंद नज़र आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा है कि ये आज से जो अगले 2 रोज़ हैं एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के ख़िलाफ़, और जितने भी यूनिट्स हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ शहर में जो भट्टियाँ चलती हैं उनके ख़िलाफ़ एक सख्त ऑपरेशन होगा। लोगों की गिरफ्तारियाँ भी होंगी और मुकदमात भी दफ़ा 144 के तहत दर्ज किए जाएंगे। जी, यानी हर जगह ही काया पलट गई है, हर जगह ही मौसम अच्छा है। मतलब कुछ हमारी तरफ भी थोड़ा सा बरस जाओ, इतना भी क्या हो गया। और बाय द वे साथ साथ थोड़े से विजुअल्स दिखाएं इस्लामाबाद के, तो वहाँ भी बारिश हो रही है। कुछ इस्लामाबाद पिंडी ट्विन सिटीज, अच्छा ये तो बारिश हो रही है, इस्लामाबाद के विजुअल्स हैं। और साथ आपको बता दें कि मरी में बर्फबारी हो गई है, ओले पड़ रहे हैं। दिस इज सीरियस बारिश। और आपको पता है जब मौसम फिर बदलता है, ऐसी बारिशों के बाद ही फिर एकदम से सीरियस ठंड आ जाती है। ओके, ये मरी के शॉट्स हो गए और ये वाइट अब नजर आना स्टार्ट हो गया है। ऑफिशियली सर्दी आ गई है, बारिश। ओह यस, एब्सोल्युटली। और फिर इसका इंतज़ार होता है। आपको पता है कि ख़ासतौर पे जो ट्विन सिटीज़ के लोग हैं जो इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि वी वांट टू सी द फर्स्ट रेनफॉल ऑफ। और अगर आप लोग इन एरियाज में जाने का सोच रहे हैं, ये शॉट्स जो दिखा रहे हैं मुबशर, ये रावलपिंडी है हमारी। और अगर आप मरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो बड़े एहतियात से, बड़े सोच समझ के प्लान करना है। और जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कुछ सालों से वार्निंग्स देती है ना, एहतियाती तदाबीर भी बता रही होती है, उनको सीरियसली लें प्लीज़, क्योंकि हमने काफ़ी ट्रेजेडीज भी देखी हैं जब बहुत ज़्यादा लोग एकदम से चले जाते हैं। कराची के साहिल के करीब बनाया गया शहरी जंगल समुद्री माहौलियाती निज़ाम की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ बनाई गई मसनूई साहिली झील को फ्लेमिंगो समेत दीगर परिंदों ने अपना मस्कन बना लिया है। फ्लेमिंगोस, कैन यू इमेजिन? उनीबा ज़मीर शाह ने एक रिपोर्ट लेट्स वॉच। समंदरी परिंदे समंदरी माहौलियाती निज़ाम में बहुत से अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे ये ग़िज़ाई अज्जा की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के साथ बीजों के फैलाव का ज़रिया भी है। लेकिन जब हम इनके मस्कन तबाह कर देंगे तो ये परिंदे भी हमें नज़र नहीं आएंगे। कराची की रोशनियों और यहाँ के शोर के दरमियान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि क्लिफ्टन में आबाद किए गए इस शहरी जंगल में समंदरी परिंदे लौट रहे हैं। देखिए, शहर कराची इज़ अ मेरीन इकोसिस्टम सिटी। यहाँ पे मेरीन इकोसिस्टम है ही नहीं, पूरा कंप्रोमाइज़ हो चुका है। ये आर्टिफिशियल लेगून हमने बनाई और वहाँ पे 6 लाख मैनग्रोव्स लगा के एक सिस्टम बना लिया था। तो ये इसको कायम नहीं रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक होता है, जिसको ब्लू कार्बन कहते हैं, वो होता है लेगून्स, मड फ्लेट्स और मैनग्रोव्स के ज़रिए से। तो कराची में वो पॉसिबिलिटी है कि आप मैनग्रोव्स और ये सारी चीज़ें लगा के शहर की एयर क्वालिटी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे 140 बर्ड स्पीशीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ताकि कॉमन टील डक जो है, आज वो भी हमें उसकी साइटिंग हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड खुशाइन बात है। उनके बिल्कुल ही हम सारी कंस्ट्रक्शन कर देंगे, हर तरफ प्लांटेशन ख़त्म कर देंगे, तो डेफिनेटली वो उस जगह जाएंगे जहाँ पर उनको नेचुरल हैबिटेट मिलेगा। अब ये जो फॉरेस्ट बनाया गया है तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा तकरीबन 15-20 साल के बाद इतने ज़्यादा परिंदे देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या फिल्मिंग का जो शौक़ रखते हैं, उन्हें शहर से दूर जाना पड़ता था। जो लोग पिकनिकर्स वगैरह बीच साइड पर आते हैं कि जो वो गार्बेज वगैरह बीच पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ज़ाहिर टाइड्स के साथ जो है वो इन शैलो वाटर्स में आ जाती है और ये परिंदों की हैबिटेट है, यहाँ पे इसको नुकसान पहुँचाती है।
कराची की फ़ज़ाओं में रंग बिखेरते इन परिंदों को देखकर मैं बेयकीनी कैफियत का शिकार हो जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि ये दलदली ज़मीन इन परिंदों को मुख्तलिफ कीड़ों की सूरत में ग़िज़ा फराहम कर रही है। ये है वो माहौलियाती निज़ाम जिसकी बहाली के बाद ही परिंदे बुलंदोबाला इमारतों से घिरे शहर में लौटना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। भाई अब हम कराची वाले कह सकते हैं बारिश हमारे यहाँ हो या ना हो, लेकिन फ्लेमिंगोज हैं हमारे पास। बिल्कुल, so that we have something anyway। तो देखिए क्रिकेट की बात वैसे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम फिर भी बात करें। लेकिन हम ना बात जो बार बार कर रहे हैं, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता टीम वापस नहीं आ जाती। दैट एंड ऑल्सो हमें लगता है कि हम बात करेंगे तो हम कोई चांस निकाल ही लेंगे, तो हमारी कंट्रीब्यूशन भी तो होनी चाहिए ना। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। और हमारे फैजान लाखानी और अतीकुर रहमान वहीं पर मौजूद हैं, हमें पूरे वर्ल्ड कप में हमें अपडेट भी करते रहे, अभी भी इंग्लैंड के मैच में अपडेट करेंगे। और फैजान से बात करते हैं। फैजान, क्या वापसी की तैयारी कर ली है आप लोगों ने, लेकिन या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड से हम अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे? देखें, उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हम अक्सर क्रिकेट कवर करते हुए कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर, इट्स ओवर। तो ठीक है, आखिरी बॉल तक देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। एंड हाँ, अपहिल टास्क जरूर है पाकिस्तान के लिए। अगर बैटिंग सेकंड करता है तो तकरीबन ना होने के बराबर है, अनरियलिस्टिक है। बट अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो थोड़ा सा एक चांस ये बनता है कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करे और एक बहुत बड़ा टोटल पोस्ट कर दे। अगर फखर जमान चल जाए, अब्दुल्ला शफीक का बल्ला भी घूम जाए, 450 के लगभग हम स्कोर कर दे और 125 के अंदर हम इंग्लैंड बॉलिंग कराने ना आए। बट अगेन बड़े मीम्स बन रही है इस पे। आप अगर कल रात देख भी रहे होंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट जीते ना जीते, मीम्स का गेम पाकिस्तान जरूर जीतते मुबशिर। और कल रात को जब मीम्स बन रही थी इसमें एक बड़ी मजे की मीम थी, क्योंकि अभी आपको याद होगा शकीब उल हसन ने जो कारनामा किया था, तो उसके बाद एक और मीम बनी थी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले और उसके बाद इंग्लैंड की टीम को ड्रेसिंग रूम में बंद करके चाबी घुमा दे और 20 मिनट में टाइम आउट करा दे पूरी टीम को। तो ये भी बड़े पाकिस्तानी। देखिए इसमें हमारी टीम माशाल्लाह कितनी प्यारी टीम है हमारी कि वो मीम्स बनाने के मौके हमें पूरे देती है। बाकी गेम हमारी पूरी हो ना हो, दैट्स अनदर स्टोरी। अतीक, ये इतने अच्छा सिनारियो खींचा है फैजान ने कि ये हो गया तो हम ये कर लेंगे और फिर हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और फिर ये भी हो जाएगा। इसको रात को नींद बहुत अच्छी आई है, बड़े अच्छे ख्वाब देखे इसमें। तो अतीक, इसमें एडिशन ये करना चाहते हैं कि लेट सपोज बहुत सी चीजें डिपेंडेंट है ना टॉस जीतने पे। तो समझे हमने टॉस नहीं जीता तो क्या हम अगली टीम को रिक्वेस्ट मार सकते हैं कि भाई यार बैटिंग हमें पहले दे दो, हमें करने दो? तो ये ऐसी अरेंजमेंट तो कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि हम हर चीज इतनी आइडियल डिस्कस कर रहे हैं कि चले ये भी डाल दें। अगर रिक्वेस्ट करनी है तो फिर पूरे मैच की करें ना, कि छोड़े आप क्या करेंगे, टाइम आउट करेंगे, पूरी टीम बाहर हो। अगर रिक्वेस्ट करनी तो बड़ी रिक्वेस्ट करें, छोटी रिक्वेस्ट करने से क्या हमें फायदा है, बड़ी रिक्वेस्ट करें। लेकिन ये तो मांगो फिर अतीक, अब जिस तरह बहुत से लोग हम जैसे डाई हार्ट फैंस और ऑब्वियसली हमारी टीम है, हमने कहीं ना कहीं आखिर तक दुआ करनी है, कोशिश करनी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 450 कर लें, 150 तक हम आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप प्राइड के लिए मैच खेलें, अच्छी तरह मैच खेलें और जीत के आएँ, आखिरी मैच इंग्लैंड को शिकस्त दें। और यकीनन इस वक्त माइंडसेट पाकिस्तानी टीम का यही होगा कि हमने अच्छे मार्जिन से जीतने की भरपूर कोशिश करनी है इंग्लैंड के खिलाफ। अतीक जी, मुबशिर, टीम का तो यही फोकस होगा, मैनेजमेंट का भी, कप्तान का भी, कि इस वक्त हम सबसे पहले जीत के लिए जाएं, एक अच्छे नोट पर खत्म करने की कोशिश करें। हाँ, मौका मिलता है, पहले बैटिंग करते हैं, बल्ले चलते हैं, रन बनते हैं, तो आप फिर बाद में जाके ये सब चीजें करते हैं। सबसे पहले तो आप जीत के लिए जाते हैं। करें, हमारा टूर्नामेंट सबको नजर आ रहा है कि किस पोजीशन के ऊपर है, तो एक अच्छे नोट पर खत्म करें, हम इंग्लैंड को भी हराएं और 5 मैचेस जीत लें और फिर रन रेट की जैसे 2019 में भी हुआ। तो हर टीम यही चाहेगी कि पहले वो जीत की तरफ जाए, फिर ये सारे फार्मूले जो है वो आजमाएगी। सही। फैजान, आपको भी यही लगता है कि यानी जो हम जिस माइंडसेट की बात करें कि अब ये प्राइड के लिए खेलना होगा हमें, क्योंकि अब हम 450 कर लेंगे, 110 पे या 20 पे आउट कर लेंगे, वो वाली सोच तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। इट्स ऑल और नथिंग।
देखिए हाँ बिल्कुल, अब आखिरी मैच पहले तो पाकिस्तान की कोशिश यही होनी चाहिए कि जीतने के इस जोन में आ जाए, फिर बाकी आगे की चीजें देखें। और ऐसी सिचुएशन 2019 में भी पाकिस्तान के साथ थी, और जब आखिरी मैच में हमें बांग्लादेश के अगेंस्ट एक तकरीबन 300 प्लस के मार्जिन से कामयाबी हासिल करी। इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे भी हमारा जो खतरा था वो न्यूजीलैंड के साथ ही बन रहा था नेट रन रेट पे। और तो ये हम हमेशा नेट रन रेट पे शायद ये हमें सीखने की जरूरत है कि हम एंड में जाके नेट रन रेट पे सोचते, शुरू में जाके हमें ख्याल नहीं आता कि हमें अपना नेट रन रेट किस तरह मेंटेन करके चलना है, अगली टीमें क्या कर रही है, और एंड में आके हम नेट रन रेट पे मार खा जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ, इस वर्ल्ड कप में भी यही होता दिखाई दे रहा है। बट पहली कोशिश पाकिस्तान की यही होनी चाहिए कि अपने आप को फतह के जोन में लाए, आखिरी मैच जीते और कुछ अपनी प्राइड को रिस्टोर करे, क्योंकि टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए बड़ा मिक्स्ड रिजल्ट रहे। बीच में जो हम बैक टू बैक 4 मैचेस हारे, वो और 2 मैचेस तो ऐसे थे कि जो हम प्रॉब्ली जीत सकते थे। उन 2 में से एक ऑस्ट्रेलिया का मैच था जो हम जीत सकते थे, और एक साउथ अफ्रीका का मैच था जो हम जीत सकते थे। फैजान, मुझे ना बड़ी तकलीफ होती है जब हम बातें टोटली आउटप्लेड जी, हम जब फिर बाद में असेसमेंट करते हैं ना कि हम ये जीत सकते थे, फलाना हो सकता था, हम अगर हो सकता होता तो कर लेते, अब अगर नहीं हुआ तो विच मींस कि नहीं हो सकता था, एंड वी नीड टू फेस दोस रियलिटीज। सिचुएशन देखें ना, आप सिचुएशंस देखें जहां से हमने वो मैचेस लूज किए। इनफैक्ट इंडिया वाला गेम भी हम अच्छा कर सकते थे, हमारे 2 आउट थे 150 के लगभग, और हम पूरी टीम अगले 36 रन पे। जो हुमा भी बात कर रही है और मैं भी यही बात करना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में चलें ये हो गया, क्या 2019 में यही सब नहीं हुआ था? 2015 में यही नहीं हुआ था, 2003 से यही हो रहा है, 20 साल से यही हो रहा है। फैजान और अतीक, पूरे ओवर्स हम खेल नहीं सकते, रन रेट हमारा मैच कर नहीं सकता, ये हमारे बड़े इश्यूज हैं। आई वंडर जो हम इतना ज़्यादा कंटिंजेंट पूरा स्टाफ लेके जाते हैं, एंड इवन बिफोर द मेगा टूर्नामेंट इवेंट हम ये कैलकुलेशंस ये सारी बैठ के इन्हीं चीज़ों को ठीक क्यों नहीं करते? नहीं करते हम तो कुदरत के निजाम। अच्छा चलो बोलो, अतीक आप बताएं जी। नहीं देखिए, कुदरत के निजाम ने हमें कहा है कि आप अपना निजाम भी कुछ बेहतर करें। हम कब तक, आप होना बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी इस पे रहेंगे कि वो उसको हरा दे, बारिश हो जाए, हमारा रन रेट हो जाए, हम उससे हार जाते, हम अफगानिस्तान से जीत जाते। सिस्टम सही करें। देखें एशिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है और एशिया की सिर्फ एक टीम है। आप ये देखें, पहले ही कहते थे कि एशियन कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल होगी, न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होगी, अब साउथ अफ्रीका भी अंदर है। तो आपकी एशियन टीमें जो है वो सारी बाहर, आप एशियन कंडीशन के अंदर खेलना ही भूल गए हैं। अपने उस कंडीशन से सबसे पहले तो बड़ी मार खाई हमारे बॉलर्स ने, हमारे स्पिनर्स ने, हर शोबा हमारा जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। और ये होगा जब हमारा डोमेस्टिक सिस्टम और हमारा पूरा सिस्टम जो है एक होगा। हम अब जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका हारी, वही पाकिस्तानी जैसा रिएक्शन, पूरा बोर्ड जो है वो उड़ गया। अब पता नहीं हम जब जाएंगे तो क्या होगा हमारे खिलाड़ियों के साथ, क्या होगा कप्तान के साथ, क्या होगा कैप्टनसी के साथ। तो अभी हम ये बड़े बड़े फैसले करेंगे और उसके बाद सब भूल जाएंगे। एक सिस्टम हम बनाते हैं। ये तो आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, पीसीबी चेयरमैन खुद अभी एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ तो टीम अलग है और बाकी बोर्ड जो है उसका कुछ नहीं आगे का पता, पीछे का नहीं पता। सब अपना सोच रहे हैं इस वक्त कि मेरी हर चीज उखड़ी हुई है जी, हर कोई अपना ही सोचता है जी। फैजान आप बोले बोलने को वैसे हमारा कल्चर ही अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ही बेसिकली ऐसा हो गया। और जो अतीक बात कर रहे हैं ऐसा ही अब यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साथ भेजा गया, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ इतना ये मिल रही है कि हार्डली इक्का दुक्का सेशन नहीं हुआ है। कोई प्रॉपर उनके साथ बैठ के प्लेयर्स ने अपने आप को बैठा ही नहीं है कि यार हम अपना देखें कि हमारा जहन क्या है, हम कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें, हम अपने आप को इस प्रेशर सिचुएशन से कैसे निकाले। हमारा कल्चर ही ये फील्डिंग की बात करें तो हम यहाँ आके फील्डिंग की बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद हमें एक आपके लिए सवाल या निशान रहता है कि जक्का अशरफ रहेंगे, नजम सेठी आ जाएंगे, या रामदेव साहब आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। और एक और अफसोस की बात ये है फैजान की जो अवेलेबल टीम थी जो जी फैजान आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, मिड टूर्नामेंट के बीच में बोर्ड एक प्रेस रिलीज निकालता है जिसमें कहता है कि हमने तो सब कुछ इनको दिया हुआ था, इनकी जिम्मेदारी है।
और यार मतलब मिड टूर्नामेंट आपको क्या अनाउंस करने की जरूरत है कि हम टीम की अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये करेंगे, या मिड टूर्नामेंट आपको सिलेक्शन कमेटी इंतजामुल हक वाले कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने की क्या जरूरत है? ये सारी प्रेस के हवाले से खबरें चलने की क्या जरूरत है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें मिड टूर्नामेंट करने की थी यार। और जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी थी अब वो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। मैं नहीं, और ये फिर अपने ऊपर से इल्जाम जैसे ये स्टेटमेंट देके झाड़ने वाली बात है, एज इफ कोई अगला मानेगा। सॉरी, जो आप लोगों ने डैमेज करना था वो डैमेज बड़ी अच्छी तरह हो चुका है। अब आप जो भी कहें कि जी ये इसका कसूर था या ये हुआ या फलाना, इट डजंट मैटर एनी मोर इन एनी केस। फैजान, ये मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि ये टीम का कल्चर इसीलिए ऐसा है क्योंकि बोर्ड का कल्चर ऐसा है। और टीम के कल्चर की अगर बात करें, जो अवेलेबल टीम थी, जमान खान आपका राइजिंग स्टार था, मोहम्मद हारिस जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में उनको एक मौका मिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेले, जमान खान की परफॉर्मेंस, अबरार अहमद, उनको कब यूटिलाइज करना था, वसीम जूनियर को थोड़ा सा मौका मिला, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, विकेटें ली, तो ये भी कहीं ना कहीं लैक किया। बाबर आजम ने बस वही टीम वही उन्हीं पे भरोसा करते रहे। मुबशिर, बड़े इवेंट में आमतौर पर कप्तान उन्हीं प्लेयर्स को लेकर जाते हैं जो मुसलसल खेलते आ रहे हैं। जमान, अबरार या हारिस, चले ठीक है उनका लिमिटेड लिस्ट ए क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, बट जमान और अबरार का अभी लिस्ट ए का भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर खुदा ना ख्वास्ता हम उनको इस मैदान में धकेल देते हैं और वो नहीं कर पाते तो वो बैकअप के तौर पर रखा। तो खिलाया क्यों नहीं भाई? लेके चले गए तो खिलाया नहीं। अगर उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेली हुई तो वो रिजर्व स्क्वाड में थे, वो मेन प्लेइंग स्क्वाड में नहीं थे, वो नहीं खेल सकते थे, वो उसी सूरत खेल सकते थे जब कोई ऐसी इंजरी होती कि प्लेयर को रिप्लेस करना पड़ता। और अगेन इन रियलिस्टिक सिनेरियो आप अपने तजुर्बाकार प्लेयर्स को ही वर्ल्ड कप में लेकर जाते हैं, आप रुकीज को वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा चांसेस नहीं देते, इतना फिर क्योंकि वो बहुत बड़ा गैम्बल होता है कि आपने किसी प्लेयर को जिसका इतना ज्यादा तजुर्बा लिया उसको आपने वर्ल्ड कप में झोंक दिया। अगर वो जिनका तजुर्बा था उन्होंने क्या कर लिया? हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं मारा। एनीवे ये वो वाली है, ये कोई कंक्लूजन नहीं होगा इस डिस्कशन का। थोड़ा सा एक मिनट, एक बात मैं करूंगा। 2003 की मजबूत तरीन हमारी टीम थी, क्या कर लिया उस टीम ने? 2007 में सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, क्या कर लिया? 2015 में टीमों ने क्या कर लिया? आज बैठ के हर कोई आज के लड़कों पे तनकीद कर रहे हैं उस टीमों के प्लेयर, बस उन्होंने उन वर्ल्ड कप में क्या कर लिया? हम पिछले 6 एडिशन में एक ही बार सेमीफाइनल में आए, एक बार। इतना कोहराम आप क्यों बचा रहे हैं? बात ये क्या अगर हम ऐसे पिछड़ों का सोचते रहे तो हमने फिर ऐसा मतलब है कि हम वर्ल्ड कप कभी भी कोई नहीं जीतना चाहते। बात ये है, हम सोचते हैं कि नहीं पहले तो नहीं हुआ। अगेन हमारे यही लड़के थे पिछले साल ही वर्ल्ड कप का फाइनल खेले T20 का, यही लड़के थे पिछले साल एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, यही लड़के थे ना। बात ये है कि हम सीख क्यों नहीं रहे जब हमारी कुछ है शॉर्टफॉल्स पीछे से भी सारी अगर हम देखते रहे, इतने टूर्नामेंट्स गुजरे हैं, वी नो। और अगर हम पहले फाइनल में गए थे तो कंसिस्टेंसी वो नजर आनी चाहिए थी। पिछली टीम जिस तरह न्यूजीलैंड है, इंडिया है, उनकी टीम्स परफॉर्मेंस उनकी मजीद बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अच्छा अतीक, जल्दी से बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, अब हमारा कल एक और मैच है और जिसकी हमने खुद ही कैलकुलेशंस कर ली है क्या करें तो क्या होगा। टीम का मोरल बता दें। टीम ने भी तो ऑब्वियसली मैच देख रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि उनके चांस किस तरह बनते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ न्यूजीलैंड, अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, कि उस तरह चीज़ें नहीं हिली टू मेक अस, टू अकोमोडेट अस जिस तरह होना चाहिए था। अतीक जी बिल्कुल, आपने हुमा सही कहा कि जब पाकिस्तान टीम यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तो उधर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बैटिंग कर रही थी, तो बहुत से खिलाड़ियों को नहीं पता था कि क्या सिनेरियो बन रहा है क्या नहीं। और जब ऐसे ही मीडिया से एक दो गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी तो वहाँ भी जब खिलाड़ियों को बताया कि बहुत मुश्किल हमें टारगेट मिलेगा, जो भी मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है, तो वो भी खासे परेशान थे। लेकिन जाहिर बात है यही लेक्चर दिया होगा टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने कि हम जीत के लिए जाएंगे, अच्छे नोट पर खत्म करेंगे और बस ये फिर हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। लेकिन सिनेरियो अगर कुछ बनता है इस तरीके से तो उसके बाद जाएंगे, जिस तरह मैं पहले कहती हूं। आपका अतीकुर रहमान, कल हमारा शो नहीं होगा लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू द टीम और वही बात कि प्राइड के लिए खेलें और अच्छा मैच जीत के वर्ल्ड कप। अच्छा, एक वो जब हम मौजूदों की बातें करते हैं ना, जो मैक्सवेल की परफॉर्मेंस थी दी अदर डे, जब उनकी मतलब फिजिकली वो इंजर हो चुके थे और येट वो लगे हुए थे अपने छक्के चौके मारने, वो एक्चुअली दैट इज द काइंड ऑफ मिरेकल कि थिंग्स कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या होगा, अकेला लगा हुआ था, वो चीज हमें चाहिए।
करके दिखाया, वो प्रो मैक्सवेल की परफॉर्मेंस थी और वो इनके बाद सबने कहा ना कि ऑल इज मैक्सवेल। So that is the kind of match and play that we want. बड़ा मजा आता है, बार बार दोबारा देखो ना तो दोबारा से एक्साइटमेंट हो जाती है। एनीवे अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लंडी कोतल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कायम एक होल्डिंग सेंटर में पुलिस की जानिब से खुसूसी कैंप लगाया गया है और यहाँ वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को जज्बा खैर सगाली के तहत तोहफ़े भी दिए जा रहे हैं। इसकी तफसील बता रही हैं फरवा आगा। फरवा आगा से हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और क्या तफसील है वो बता रही हैं। जी, इस वक्त मैं लंडी कोतल के एक होल्डिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस की तरफ से गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक खसूसी कैंप लगाया गया है, जहाँ पे बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के तोहफे तोहफ़े दिए जा रहे हैं और उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंप के इंचार्ज के साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जो गैर मुल्की आ रहे हैं उनके लिए हमने बूट्स वगैरह का बंदोबस्त किया है, जुराबें हैं, चादर हैं औरतों के लिए, और भी फैसिलिटीज़ हैं। हम बच्चों को भी दे रहे हैं बूट्स वगैरह, जुराबें, कैप्स हैं गर्म सर्दियों से बचने के लिए, और उसके साथ जूस वगैरह ये भी दे रहे हैं। जी, यहाँ ना सिर्फ बच्चों को बल्कि ख़वातीन को भी तोहफे तोहफ़े दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर इदारों की तरफ से भी यहाँ कैंप्स कायम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत की बात करते हैं जिसमें करप्शन ही नहीं महा करप्शन हुई है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। तहकीकाती इदारों की हालिया रिपोर्ट सामने आई है, उसने सारा पोल खोल दिया है। पीटीआई दौरे हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 2020 में फरा गोगी 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं, जबकि इसके अलावा इनके गैर ज़ाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। इस तनासुब से फरा गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ है। और मुबैना करप्शन की कहानी में मुताद्दिद कंपनियों के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी सामने आई। मतलब इसमें हम लिटरली क्या ऐड कर सकते हैं, ये एक बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कहानी है। जितना सुनो यू वांट टू नो मोर कि किस तरह हुआ, क्या हुआ होगा। दिलचस्प बात ये है कि बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर इस वक्त बैरून मुल्क हैं। हाउ कन्वीनियंट इज़ दैट। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह ताड़र ने इस करप्शन कहानी पर रद्द अमल में कहा है कि उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे और उन्होंने कहा है कि फरहत शहजादी डमी वज़ीर आला। अच्छा, आई वंडर व्हाट ही मींस बाय द डमी बिट। बहुत से मतलब होते हैं ना। अच्छा, एनीवे। और उनके खावन एहसन जमील गुजर पीछे बैठकर मंसूबाबंदी करते थे, ये अताउल्लाह ताड़र ने कहा है। सुनिए क्या कहा। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालफीन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालफों को बदी से तशबीह दे दी और इस्लाम को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। और ये करतूत है कि अरबों रुपया ये जो कमाया गया है, ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र ने ये मेगा करप्शन की कहानी जो है वो शेयर की है और कई हक़ाइक़ सामने वो लाए हैं। और अलीम खान ने फरा गोगी से मुतालिक क्या कहा है, पहले वो भी देख लीजिए। ऐसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो आपको क्या बताती थी? वो बताती थी ये जो हमारे आज आर्मी चीफ है उस दिन क्या थे वहां पे, वो DGISI थे और उन्होंने इमरान खान साहब के सामने जाके क्या कहा था? सिर्फ एक बात कही थी कि आपके घर में बेईमानी का माल आ रहा है। बस इतनी जसारत की थी उन्होंने कहने की। उनको कहा आज ही बदलना है, आज ही। आज उस दिन इतवार का दिन था, उन्होंने कहा पीर का इंतजार नहीं करना, इतवार वाले दिन बदलना है इसको। ये थे अलीम खान जो कि फाइंड आउट अबाउट दिस खबर ना तो लोगों को ज़रा वेस्टेड भी होते हैं, उनको दे वांट टू नो कि क्या हो रहा है। नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज़ एजाज हमारे साथ हैं, एजाज सैयद।
ये हम वैसे ही एज ए ह्यूमन एलिमेंट इंटरेस्ट है स्टोरी में कि क्या हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई के अहले खाना और अहबाब से मुतालिक जो कुछ सामने आया है, ऐसा नहीं कि ये कोई गैर मुतवक्के था। करप्शन की दास्तानें सभी तो सुनते रहे थे, लेकिन जब हम एग्जैक्टली वो ज़रा देख के हम ज़रा क्या ये भी मुतवक्के था इस रिपोर्ट में? अगर आप एजाज बता सकें कि क्या सरप्राइज लगाया? उस्मान बुज़दार ने तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसे छोड़ दिया है और वो जाकर खड़े हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई की मुखालिफ सफ़ों में। अब उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हमें कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हाथ उनके ऊपर होला रख दिया गया है। जो इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं उनमें ये रिपोर्ट आ रही है कि इनके असासे बढ़ गए हैं। क्या असासे बढ़ जाने से करप्शन साबित हो जाती है? आंसर इज़ नो। असासाजात बढ़ने को जिस वक्त तक आप करप्शन के सबूत में ट्रांसलेट नहीं करते या ऐसा सबूत आपको नहीं मिलता कि ये असासे जो उनके बड़े हैं वो करप्शन की रकम की वजह से बने हैं, इन इल्ज़ामात की कोई उस तरह से लीगल वैल्यू नहीं है। लेकिन एक वैल्यू ज़रूर है जो बढ़ा रहे हैं आप भी और हम भी, वो ये है कि इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। ताहम नई बात यह है कि उनके असासों का हुजम जो है वो बढ़ाकर बयान किया गया है, या रिकॉर्ड में भी पता चला है कि उनके असासे ज़्यादा हो गए हैं। एट द सेम टाइम जो एंटी करप्शन पंजाब के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो असासाजात हैं जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, ये असासाजात दरअसल असल रकम नहीं है। असल रकम एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ज़राए के मुताबिक बहुत ज़्यादा है, वो अरबों रुपए में है, जो कि हवाला हुंडी के ज़रिए बैरून मुल्क चली गई। अगर इस बात को भी, इल्ज़ाम को भी मान लिया जाए तो फिर सवाल पैदा होता है कि इसको साबित कैसे किया जाएगा। तो जवाब इसका ये है कि अब वक्त ही बताएगा कि ये इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं या कितने गलत हैं। एक पैटर्न ये भी रहा है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि फ़लाने ने जो कुछ किया साबिक़ वज़ीर आज़म की मर्ज़ी या मालूमात के बग़ैर किया है। तो इस पर तो ये मामला जो है ये घर का है। क्या चेयरमैन पीटीआई अब हाथ झाड़ कर जान छुड़ाने का ऑप्शन रखते हैं? ये इतना वैसे आसान लग नहीं रहा। देखिए, जिस वक्त तक चेयरमैन पीटीआई का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ इस्टेब्लिश नहीं हो जाता किसी भी मामले में, अगर कोई रकम करप्शन के ज़रिए बनाई गई है तो कानूनी तौर पे उन्हें पूरा इस बात का डिफेंस होगा कि वो अपने हाथ झाड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि चेयरमैन पीटीआई फ़रा साहिबा से या एहसन जमील गुजर से कोई माली फ़ायदा लेते रहे हैं और उसके जवाब में ये दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये उस्मान बुज़दार के ज़रिए या कुछ और लोगों के ज़रिए ऑपरेट करती रही हैं, तो फिर तो उनका जान छुड़ाना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, तो ये टाइम बताएगा कि चालान क्या पेश होता है और कौन पेश करता है, फिर गवाहान क्या हैं और उनकी सेहत क्या है। अच्छा एजाज, ये भी कहिएगा ये रिपोर्ट्स या इंकशाफात अभी तक कुछ नंबर्स ही हैं, इनसे मुतालिक बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई होना अभी बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के साफ शफाफ वाले इमेज को कितना डेंट पड़ता है। आपको लगता है कि इमेज वाला नुकसान होगा पीटीआई को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के इमेज को नुकसान होगा, डैमेज होगा इमेज। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये इमेज उस वक्त तक डैमेज नहीं होगा जिस वक्त तक इमरान खान के बारे में, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बारे में आप कोई टेंजिबल चीज़ नहीं लेकर आते और वो वाकई अनडिनाइबल हो। ये जो मामला है कि एहसन गुजर ने और फ़रा गोगी ने असासे बना लिए हैं और वो जो दोनों हैं वो उससे कनेक्टेड हैं, ये मेरे ख्याल में बड़ी इनडायरेक्ट बात है। इन वाक़यात से मेरा ये ख्याल है कि एहसन जमील गुजर और उनकी अहलिया तो डैमेज होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया कि वो शफाफियत चाहते हैं और वो करप्शन से पाकिस्तान चाहते थे, वो भी डैमेज होगा। लेकिन इमरान खान जो कि इस जमात के सरबराह हैं, वो उस वक्त तक इससे डैमेज नहीं होंगे जिस वक्त तक उनके खिलाफ कोई ये बात इस्टेब्लिश ना हो जाए कि इन दोनों ने कोई उनको भी फ़ायदा पहुँचाया और उन्होंने भी फ़ायदा। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। अभी द ओनली लिंक जो फिलहाल तक नज़र आ रहा है कि वो ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते हैं और क्लोज थे, लेकिन किस तरह इनके असासे इतने बढ़ गए और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इस ऐसी कोई
कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई। मुबशर वैसे जस्ट हम देख ही रहे थे अभी अलीम खान साहब का हमने एक साउंड बाइट सुनाया है, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अलीम खान तो बहुत बड़े वजीर थे, वजीर आला भी बनने वाले थे, मतलब एटलीस्ट एक उम्मीदवार थे, कंटेंडर थे। उसके बाद बहुत से नाम जो कि पीटीआई का हिस्सा थे अब वो IPP में चले गए। तो ये किस तरह फयाजुल हसन चौहान ना, द लिस्ट इज लॉन्ग, ऑलमोस्ट सारे ही। तो यहाँ तहकीकात उनकी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट देम। जैसे ही उन्होंने उधर ज्वाइन किया तो नो इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ ठीक हो गया। इट मेक्स यू वंडर, डजंट इट? मतलब एटलीस्ट हम सवाल तो उठा ही सकते हैं ना कि ये क्या हुआ। और बहुत वैलिड सवाल। गजा की सूरत हाल पर हम बात करते हैं। गजा पर 35 रोज से इसराइल की वहशियाना बमबारी और हमले जारी हैं। बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फलस्तीनी शहीद किए गए और शहदा की मजमूई तादाद 11,000 से बढ़ गई है। जख्मियों की तादाद 30,000 से बढ़ गई है। और अभी जो ताज़ा डिटेल सामने आई है, गजा में तल हवा के इलाके में अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी हुई है। फ़लस्तीनी हलाल अहमर की जानिब से बताया गया है और अस्पताल में अमला, मरीज़ और 14,000 से ज़्यादा बेघर अफराद मौजूद हैं जिसे बमबारी का निशाना बनाया गया। अच्छा जी, खबरें आ रही हैं और रोज़ हमने कांटेक्ट किया हाफिज़ अबू साबरा को, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं वेस्ट बैंक में। अब उनका क्या कहना है, आंखों देखा हाल है, क्योंकि यहाँ तो हमें जो सोशल मीडिया पे आता है, जो खबरें आती हैं, हम आपके सामने रखते हैं, एंड देन देयर आर द रिपोर्टर्स ओवर देयर। इनको सुने। The situation here in Jenin camp is very complicated. Israeli forces have military activities here in the city and also inside the camp. It killed 7 people, between of them a child 13 years old, since 7 hours, and it damaged a lot of streets and main circles all around the camp and in all city here in Jenin camp. There is 13 people was injured by Israeli soldiers, and you can also listen to the bombs all over the camps. हाफिज़ अबू सबरा बता रहे थे कि जनीन कैंप की पर्टिकुलरली उन्होंने बात की कि जनीन कैंप की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और इसराइली फ़ौज जनीन शहर और जनीन कैंप के अंदर कार्रवाइयाँ इस वक्त भी कर रही है, जिसके नतीजे में आज 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इसराइली फ़ौज की ताज़ा कार्रवाई से जनीन कैंप के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है। ये विजुअल्स देख के आप आई मीन लाइक अब हम उस दुनिया और रोज़ जंगबंदी की बात की जा रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा और रोज़ बात हो रही है, रोज़ शहादतें हो रही हैं। और देखें वही जो कितने इलाके जिस तरह हम बता रहे थे 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हैं, एक शहर है अब तो खैर तबाह हो चुका है सिर्फ इस बमबारी। ऐसा ही है, 35 दिन हो चुके हैं इस बात को। ये भी नहीं हमें नज़र आ रहा है कि ये बात एक्चुअली रुकेगी कहाँ, क्योंकि सीज़ फायर के लिए बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो ही आपको पता है कि वीटो कर देते हैं द होल आइडिया कि सीज़ फायर तो होनी नहीं चाहिए और नहीं होगी। और कुछ ममालिक के सरबराहान हैं जो खिताबात में तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन बैकडोर उन्होंने कोई उस तरह से इकदामात नहीं कर रहे जिससे कहीं ना कहीं जंगबंदी की और हम वेस्टर्न कंट्रीज की क्या बात करेंगे, हम तो मुसलमान मुल्कों में भी वो जज्बा हमें नहीं नज़र आ रहा जो कि बिल्कुल वो बातों वाली बात आप जो कर रहे हैं ना, ये मुसलमान मुल्क ही हैं, वरना करने को हमारे पास पुराने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि किया गया। अब सारे बड़े बिनाइन हो गए हैं, समझ नहीं आ रही इस बात की। दूसरी बात, जब किसी को अमन के लिए काम करना हो ना और जो अमन चाहता हो तो बहुत रास्ते होते हैं कि आप वहां पहुंच जाएंगे। और एक और अपडेट जो ज़रूर बतानी है वो है कि इसराइल आज से रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान करे। ये अमरीकी कौमी सलामती के जॉन कर्बी ने जंग में वक्फा अहम इकदाम करार दिया है और सिर्फ इसमें वक्फे का कहा है, जंगबंदी की बात नहीं हुई। तो ये हैरान कुन सूरत हाल है। इस दौरान यानी वो जो 4 घंटे होंगे उसमें कोई गजा में फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, अल्लाह करे आम ना आए। ओके, ये भी वो बात है कि जिसमें एक ऑलमोस्ट ट्रेजेडी ही लगती है कि कोई सारे देख रहे हैं और कोई एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा।
वी नीड टू मूव ऑन दो। अब नए साल की आमद है, आपको पता है, और हर साल की तरह स्टूडेंट्स बैरून मुल्क जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऑल्दो मैं तो कहती हूँ इधर ही ढूंढ लो अब सब कुछ करना, क्योंकि बाहर की दुनिया भी अब इतनी कोई ना सेफ रही है ना इतनी रिवॉर्डिंग रही है। आबदी साहब हमारे साथ हैं। आबदी साहब से हम सवाल करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। ये सवाल एक्चुअली स्टूडेंट्स के ही होते हैं, दैट दे नीड टू नो मोर अबाउट। आबदी साहब क्या हाल है आपका? आबदी साहब आपके पास क्या ताज़ा तरीन ख़बरें हैं कि किन ममालिक की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान है, जाना चाह रहे हैं? वीज़ा के हसूल के हवाले से किन ममालिक ने तब्दीलियां जो हैं वो की हैं? ये सारी जो डिटेल्स हैं शेयर करें प्लीज़ सर। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। मेरा ख्याल काफ़ी लंबा गैप आ गया, बिल्कुल, लेकिन बड़ा टाइमली सवाल है आपका। दिस इज़ द टाइम गाइज और स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, दिस इज़ योर टाइम। इस वक्त यूएस के लिए जो कॉमन ऐप है वो खुला हुआ है, और यूके के लिए यूकास जो आपका सेंट्रल एडमिशन सिस्टम है वो खुला हुआ है। जर्मनी के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए था पहले ही, अभी भी कर लें आप, वो भी खुला हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जनवरी भी लेता है, बहुत सारे मुल्क यूएस और यूके भी बहुत सारे जनवरी स्टार्ट्स हैं। लेकिन जो मेन आपका इंटेक है वो है सितंबर, जिसके लिए अब तैयारी करनी चाहिए। वीज़ा जहाँ तक डेस्टिनेशन चॉइस का है, मैं समझता हूँ कि यूके के साथ साथ कनाडा जो है वो अब काफ़ी प्रॉमिस शो कर रहा है। इट्स बिकमिंग अ प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन, और उसका वीज़ा भी कदरे आसान है इफ़ यू यूज़ दी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो SDS वीज़ा। तो सैयद आबदी साहब कहते हैं यही टाइम है। बहुत शुक्रिया आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैक गुज़श्ता दिनों निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने लम्स के तलबा के साथ बराह रास्त सवाल जवाब की नशिस्त लगाई, जिसमें तलबा ने बेधड़क सवालात किए। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने भी सवालात को तहम्मुल से सुना और तफसीली जवाबात दिए। खास तौर पर एक तालिब इल्म ने अनवारुल हक काकड़ के ताख़ीर से पहुँचने पर शिकवा किया, लेकिन PTI से मुंसलिक लोगों और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसका तासुर दिया कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म को तलबा ने बेबस कर दिया। PTI से मुंसलिक लोग सोशल मीडिया पर इस सेशन को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते। आपको पता ही है कि जब ऐसी बातें होंगी तो जिसका जो दिल चाहेगा, आई गेस स्टूडेंट्स भी शायद ये नहीं इमेजिन कर रहे होंगे कि हमारी बातों को किस तरह मोड़ तोड़ देंगे और अपने लिए यूज़ किया जाएगा। दो स्टूडेंट्स जो कि वहाँ मौजूद थे जिन्होंने सवालात भी किए वज़ीर-ए-आज़म से, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। ताबिश हामिद भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमजा ख्वाजा। ताबिश, सबसे पहले तो आपसे नॉर्मल सवाल कि आप अपना तारुफ करा दें मुख्तसर, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, लम्स में क्या पढ़ रहे हैं और मुस्तक़बिल में क्या करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी, मेरा नाम ताबिश हामिद है। आई एम अ सीनियर एट लम्स। सीनियर्स 4th ईयर में होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, और मेरी डिग्री पॉलिटिकल साइंस की है। मेरा ताल्लुक़ वैसे पिंडी से है, लेकिन मैं लाहौर पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। बाकी आगे आपको बताता चलूँ तो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं थोड़े सियासत की तरफ, लेकिन नॉट पर्टिकुलरली सियासत, क्योंकि जो फ़िलहाल सियासी माहौल है उससे काफ़ी डिस्करेज हुई हुई है यूथ, और मैं उस चीज़ का एक अफेक्टेड मेंबर भी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो इस सेशन के बाद हमें एक फ्रीडम नज़र आई है हमारे मुल्क में उभरती हुई, उसके बाद मैं बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली सारे तमाम पार्टी हेड्स को इन्विटेशंस दे रहा था कि वो भी लम्स आएँ और काकड़ साहब की तरह आके अपने, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं फरवरी में, तो वो अपने मैनिफेस्टोज़ आके रखें सबके सामने और उसे ओपनली क्रिटिक होने दें। और मैं आपको बताता चलूँ कि उससे बहुत पॉजिटिवली लिया गया है काफ़ी लीडर से, और मुझे कुछ एक्सेप्टेंसेस भी आई हैं ऑफ दिस चैलेंज, एंड ये भी बताएं कि प्रीटी होपफुल दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड। आपके इदारे में निगरां वज़ीर-ए-आज़म आए, एक तवील इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स के साथ, मजमूई तौर पर माहौल क्या बहुत तल्ख था जैसे सोशल मीडिया पर तासुर दिया जा रहा है, या सब ठीक था? नहीं जी, माहौल तो बहुत फ्रैंक और बड़ा कैजुअल सा माहौल था, क्योंकि काकड़ साहब ने जब आए तो ज़ाहिरी बात है शुरू के जो सवाल करने वाले बच्चे थे वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे करते हुए, लेकिन उन्होंने ख़ुद कॉन्फिडेंस दिया बच्चों को, ख़ुद उन्हें बोलने का कहा, और वो ख़ुद कंफर्टेबल करा रहे थे उन्हें। और मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील भी नहीं हो रहा था कि मैं किसी PM के साथ बैठा हूँ, ऐसे लग रहा था कोई मेरे प्रोफेसर, और वो भी फ्रेंडली एक प्रोफेसर सामने बैठे हुए हैं।
तो वो बहुत आराम से हमने क्वेश्चंस किए और उस टाइम कोई डर कोई खौफ इस टाइप का कोई सीन नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश। बहुत शुक्रिया ताबिश, अच्छा है कि आपने हमें बैकग्राउंड भी बता दी और बेस्ट ऑफ लक टू यू। बड़े आपके इरादे हैं बहुत कुछ करने के एंड वी नीड ऑब्वियसली यंगस्टर्स लाइक योरसेल्फ। हमजा ख्वाजा ने भी हमें ज्वाइन किया, हु वाज एन ऑडियंस मेंबर दैट डे। हमजा, पहला सवाल तो यही है कि कौमी क़यादत तालीमी इदारों में जाए, स्टूडेंट से बराह रास्त इंटरेक्शन हो, सवालों के जवाब दें, ये पूरा प्रोसेस जो है ये कितना फ़ायदेमंद होता है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए? एक तो ये हमें बता दें, आपका मुस्तकबिल में कुछ बनने का ऑब्वियसली इरादा होगा, तो इस तरह के सेशन कितना काउंट करते हैं आपके फ्यूचर के लिए? मेरा नाम हमजा मोहम्मद ख्वाजा है और मैं लम्स में चौथे साल में लॉ का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ साथ मैं लम्स पॉलिसी रिसर्च इनिशिएटिव, जो पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट रन थिंक टैंक है, उसका फाउंडर और चेयरमैन भी हूँ। ये इस तरह के सेशंस जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आए, आई थिंक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। और सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए और उन्होंने एक ओपन डायलॉग किया स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसीज़ की ये खूबसूरती होती है कि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। और अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? अकाउंटेबिलिटी सवालात के ज़रिए होती है, जब लोग अपना क्रिटिसिज्म, अपने कंसर्न्स अपने हुक्मरानों के सामने रख सकें और उनको उनका जवाब देना पड़े। ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और इसी अकाउंटेबिलिटी की वजह से डेमोक्रेसीज़ पनप पाती हैं। और यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी एजुकेशनल एकेडमिक सेटिंग होती है जो फ्यूचर लीडर्स को फॉस्टर कर रही होती हैं, और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके शायद पॉलिटिक्स में भी जाना चाहें। तो यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर का आना और उस डायलॉग को फ़रोग देना मेरा ख्याल है बहुत खुशाइंद है, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को खुद चैलेंज कर रहे हैं। होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमजा। और सवाल जवाब का ये सेशन बहुत खूबसूरत रिवायत है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इसको कोई और ही रंग दे दिया गया, ऑल्दो हमें तो बड़ा मजा आया एंड गुड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे। और क्या कहें क्रिकेट के लिए, मैच के लिए दुआ करें? दुआ करें, दुआ तो करनी है ना। विल सी यू ऑन मंडे। बाय, टेक केयर।